स्क्रीन अवेलेबल है आपके सामने? हाँ हाँ है। ओके, थैंक यू। सेक्शन 17, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। तो प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस के लिए प्रोविजंस हमने सीआरपीसी में भी देखे हैं और आईपीसी में भी देखा है। सीआरपीसी में देखते हैं तो 195A दिया गया है, वहां पर क्या प्रोटेक्शन है सीआरपीसी में विटनेस के लिए, क्या प्रोविजंस हैं, कब से ये अमेंडमेंट होके आए हैं। तो ये आपने अगर सीआरपीसी पढ़ा होगा तो आपको इसका नॉलेज होगा। तो उसी तरह इस एक्ट में भी दिया गया है कि अगर कोई ऐसा प्रोसीडिंग चल रही है स्पेशल कोर्ट के सामने और उस केस में कोई भी साक्षी है, विटनेस है, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या कोर्ट प्रोसीडिंग या प्रोसीजर अपनाएगा, कैसा ऑर्डर करेगा, क्या होगा, तो वो हम इस धारा में पढ़ते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है, इसलिए आप इसका टाइटल भी याद रखिए। प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आता है टाइटल, तो आपको सेक्शन 17 इसका आंसर लगाना है, आप इसको याद रखना। इसके सारे प्रोविजन आप पढ़िए, 4 इसमें उपधाराएं हैं, चारों आपको याद रखना है, चारों में किसके बारे में बात की गई है। प्रोसीडिंग्स फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। तो इन कैमरा मतलब ऐसा नहीं कि कैमरा लगा दिया और मतलब प्रोसीडिंग चालू है। आप इसका मतलब कतई ये ना समझें कि इन कैमरा लिखा होता है तो वो कार्यवाही कैमरा लगाकर की जाती है, उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि पार्टीज को, विटनेस को, या जो भी सामने अक्यूज्ड है या प्रोसिक्यूशन का कोई विटनेस है या दोनों पार्टीज के एडवोकेट्स हैं और जज, ये जो भी जितने भी मेंबर्स हैं, ये एक अलग, ये एक रूम हो सकता है या वही कोर्ट रूम भी हो सकता है जिसमें कोई और अलाउ नहीं होगा, सिर्फ यही मेंबर्स अलाउ होंगे। इसको एक बंद कैमरा ट्रायल भी कहते हैं हिंदी में। ओके, तो आप ये थोड़ा क्लियर रखें। इससे क्या होगा कि कोर्ट क्या कर रहा है इसमें कि जज साहब, ये जो भी जज हैं उनके पास ये पावर है कि विटनेस को एक बंद कमरे में ले जाएं, वहां से उसके जो भी स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करें, क्योंकि वो अक्यूज्ड का फेस ना कर पाए। अक्यूज्ड को फेस करेगा, अक्यूज्ड उसको पहचानेगा, तो क्या पता अक्यूज्ड उसको डराने धमकाने का, एब्डक्ट करने की या किडनैप करने की या उसको हर्ट करने की कोशिश करे। इस वजह से विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजन यहाँ पर डाला गया। Now subsection 2, on application made by witness or by public prosecutor for keeping identity and address secret। तो ऐसे विटनेस के आवेदन पर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एप्लीकेशन और आवेदन पर कोर्ट ये भी कर सकता है कि विटनेस की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करे और उसका आइडेंटिटी और एड्रेस, उसका पता सीक्रेट रखे। ये पावर है कोर्ट के पास। Subsection 3, measures which special court may take related to name, address and identity of witness। तो जो भी है उनको भी ध्यान रखे, उससे रिलेटेड जो भी उसका विटनेस का नेम है, आइडेंटिटी है, एड्रेस है विटनेस का, ये सब कुछ। और इसको सीक्रेट रखने के लिए जो भी मेजर्स, जो भी कदम उठाए, स्पेशल कोर्ट के पास पावर है। Subsection 4, any person who contravene any direction or decision under subsection 3, जो भी बताया ना मैंने सबसेक्शन 3 में कि कोर्ट, स्पेशल कोर्ट के पास पावर है कोई भी कदम उठाए मतलब कोई भी डायरेक्शन दे या जो भी है, तो ऐसी कोई डायरेक्शन देता है स्पेशल कोर्ट, नेम एंड एड्रेस आइडेंटिटी ऑफ विटनेस को सीक्रेट रखने से रिलेटेड हो या उसको सिक्योर करने से रिलेटेड हो, तो वो कोई ऐसी डायरेक्शन कोई मतलब ब्रीच कर रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट है यहाँ पर, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट मे एक्सटेंड टू 3 years and with fine which may extend to 1000 rupees। तो जैसे कि बेल की कंडीशंस होती हैं, कोई व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जाता है न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट और जो भी है सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा, जो भी व्यक्ति बेल पर छोड़ा जाता है तो उसके साथ एक कंडीशंस लगाई जाती है कुछ, कि आप इस शहर से या राज्य से, जिले से, देश से बाहर नहीं जाएंगे तो आपको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या जो भी कंडीशंस हैं, एविडेंस टेम्पर नहीं करेंगे या विटनेस को आप कोई भी ऐसा हर्ट नहीं करेंगे, कुछ भी। तो ये सारी कंडीशंस हैं
तो ऐसा ही कोई कंडीशन अगर इसमें लगाया गया हो इस प्रोविजन के अंदर, और कोई व्यक्ति इस कंडीशन का ब्रीच करता है, तो इसके लिए पनिशमेंट है, ये बिल्कुल आप याद रखना। आप अपने बैरेट में मार्क कर लीजिए, सेक्शन 17 सबसेक्शन 4। नाउ कम टू सेक्शन 18, सैंक्शन और प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ एजेंसी प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ये थोड़ा अलग है कि एजेंसी के जो मेंबर हैं, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई एजेंसी, एनआई एजेंसी है, यहाँ पर उसी की बात हो रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी जो भी है, उसका कोई मेंबर है, उसने कोई अपराध कर दिया या उसने कुछ गलत एक्शन ले लिया किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में, और आपको उसके अगेंस्ट में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो उसको रिपोर्ट करना है आपको फाइल में, या जो भी कोर्ट है उसका कॉग्निजेंस तभी लेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए, अन्यथा नहीं ले सकते आप। ओके, नाउ कम टू सेक्शन 21। 19 और 20 सेक्शन नॉर्मल है। 19 कहता है कि विशेष न्यायालय द्वारा विचारण की अग्रता होना। तो विशेष न्यायालय में जो विचारण चल रहा है उसको थोड़ा प्रायोरिटी दी गई है। अगर उसको थोड़ा प्रायोरिटी दी गई है क्योंकि वो डेली बेसिस पर, डे टू डे उसका ट्रायल होगा, और उस व्यक्ति का कहीं और भी ट्रायल अगर चल रहा होगा ऐसे अक्यूज्ड का, तो वो ट्रायल जब तक रोक दिया जाएगा, इसका ट्रायल पहले खत्म किया जाएगा। ऐसा सेक्शन 19 में दिया गया है। सेक्शन 20 कहता है कि नियमित न्यायालय को मामले अंतरित करने की शक्ति। तो जो भी है इसमें ट्रांसफर की पावर है, तो आप देख लें, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। अब हम आते हैं सेक्शन 21 अपील पर। अपील कितने दिनों में होगी, क्या होगा, कहाँ होगा, ये देखते हैं। अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट एक्सेप्ट इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। अब यहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स की बात की गई है। एनआईए के जो भी मैटर्स हैं स्पेशल कोर्ट में चल रहे हैं। सेक्शन 11 हमने देखा था, इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है, इसका गठन करती है। तो ऐसा कोई मामला है जो स्पेशल कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया, अपना सेंटेंस सुनाया, तो उसकी अपील कहाँ हो रही है, हाई कोर्ट के अंदर। बस उनकी नहीं होगी जो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स मतलब ट्रायल के चलते चलते बीच में कुछ ऑर्डर हो रहे हैं, उनकी अपील नहीं होगी, उनको छोड़कर। नाउ कम टू सबसेक्शन 2, एवरी अपील शैल बी हर्ड बाय बेंच ऑफ 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो ऐसी कोई भी अपील है जो स्पेशल कोर्ट से आई है और किस मैटर से रिलेटेड है, शेड्यूल ऑफेंसेस से रिलेटेड। ऐसा अपराध है, शेड्यूल ऑफेंस कहाँ है, एनआईए के शेड्यूल में बताए गए हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति का अपराध चल रहा है, उसका विचारण चल रहा है कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, और उसमें जजमेंट हो जाता है, तो उसकी अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ऐसी अपील किसके द्वारा सुनी जाएगी, कम से कम 2 जज के द्वारा। एंड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 3 मंथ। इसमें अपील का टाइम भी दे दिया है, 3 महीने के अंदर ऐसी अपील को निपटाया जाए फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अपील। नाउ एक्सेप्ट अफोरसेड नो अपील नो रिवीजन इज अलाउड। ऐसे इसके अलावा ना तो कोई अपील अलाउ है और ना ही कोई रिवीजन। सबसेक्शन 4, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3 ऑफ 378 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी के 378 के 3 में जो भी कुछ दिया है उस बात के होते हुए, अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट ग्रांटिंग और रिफ्यूज बेल। अगर जो भी है स्पेशल कोर्ट ने बेल को ग्रांट किया है, रिफ्यूज किया है, इसकी अपील जो भी है हाई कोर्ट में होगी। सबसेक्शन 5 आता है, एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल प्रेफर्ड विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ जजमेंट सेंटेंस और ऑर्डर। अपील का टाइम क्या दिया है कि स्पेशल कोर्ट का कोई भी सेंटेंस है, जजमेंट है, तो उसकी अपील 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट के सामने होगी, और हाई कोर्ट को यह मामला 3 महीने के अंदर निपटाना है। ऐसा हम ऊपर देख चुके हैं। अब ये कंडोनेशन ऑफ डिले का प्रोविजन है। हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाई है कि कोई स्पेशल रीजन है, सफिशिएंट कॉज है कि आपने 30 दिन के अंदर अपील फाइल नहीं की हाई कोर्ट में, तो उसको वो बढ़ा सकता है, पर वो 90 दिन से ज्यादा का पीरियड नहीं होगा, ऐसा लिखा है लास्ट में। तो इस प्रोविजन में यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है। हमने प्रोविजंस देख लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट के प्रोसीजर क्या होगा, समरी वे में ट्रायल कब कर सकता है, ऑफेंस सेंटेंस जो भी है उसकी अपील कहाँ होगी, और एनआईए का गठन कौन करेगा, उसमें ऑफिसर्स होंगे, जो भी है इन्वेस्टिगेशन कब करेंगे,
ये जो सारी प्रोविजंस थे, कोई भी व्यक्ति प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस है, उसके कोई भी ऐसे कंडीशन है प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस को लेकर, उसका ब्रीच करेगा तो वो क्या उसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इतनी सारी चीजें हम पीछे देख चुके हैं। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को तो वो डिस्कस कर सकता है। यू आर फ्री टू आस्क मी। सेक्शन 10, ओके, सेक्शन 10 की क्वेरी आई है यहाँ पर। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल ऑफेंसेस। हम इसके लिए यहाँ पर पढ़ेंगे सेक्शन 22, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है यहाँ पर सेक्शन 22। तो इसमें दिया गया है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है एनआईए का गठन करने की, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी का गठन करने की। किसको पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर इसमें राज्य सरकार को भी पावर है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा प्रोविजन कहाँ दिया है। नॉर्मल बेसिक प्रोविजन दिया है सेक्शन 10 में, और विस्तार से दिया है सेक्शन 22 में। तो आपकी स्क्रीन पर मैंने एक लाइन में लिखा है कि पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो सेक्शन 22 आप पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की भी पावर है, मतलब ऐसा इन्वेस्टिगेशन करने की, ऐसा ऑर्डर देने की, जो कि शेड्यूल ऑफेंस में बताया गया है। अगर आपके सामने बेयर एक्ट है तो आप उसको खोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पर एक लाइन में लिखा था बस, जो कि आपके एमसीक्यू से के इम्पोर्टेंट के लिए था। कोई और क्वेरी है क्या? एक ही क्वेरी है, ओके। तो सेक्शन 2 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, और सेक्शन 11 में सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आप इसके बगल में मार्क कर लें अपने बेयर एक्ट में, सेक्शन 11 रीड विद 22 एंड सेक्शन 22 रीड विद 11। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सेक्शन 22 क्या कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट में डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट्स ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर एनी और ऑल द एनेक्टमेंट्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। यही वही बात आ गई कि शेड्यूल में जो अपराध दिए गए हैं, जो अधिनियम दिए गए हैं, उनके अंदर कोई अपराध होता है तो उसका अन्वेषण, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी है, और उसके लिए वो कोर्ट भी स्थापित कर सकती है। कैसे? कि इसमें लिखा है सबसेक्शन 1 में, द स्टेट गवर्नमेंट में डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट्स ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट। ये वहां भी लिखा था सेक्शन 11 में, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। ओके, इसमें देख लें आप, अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो धारा 11 और 15 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज हुआ है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट यूज हो जाएगा। ये इसलिए और पावर दे दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को कि हमने देखा कि कोई एफआईआर 154 में होगी तो वो किसको रिपोर्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को अधिकारी। स्टेट गवर्नमेंट किसको करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? 15 दिन का टाइम लेगी, या 15 दिन के अंदर वो डिसाइड करेगी कि ये अपराध शेड्यूल में है कि नहीं है। तो ये सब करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे दी है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें या नहीं करें, आप भी इसका ऑर्डर दे सकते हैं, आप भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। तो ऐसी पावर आपको सेक्शन 22 में दी गई है, जिससे कि मैटर जल्दी स्टार्ट हो, ट्रायल उसका, और इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी हो। ये थोड़ा आप समझें, बस यही था 22 में मेन। नाउ कम टू लास्ट, ये चैप्टर 5 है यहाँ पर, फ्रॉम सेक्शन 23 to 26, लास्ट चैप्टर है, मिसलेनियस है। 23 में बताया गया है पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। हम देखते हैं कई सारे लॉज में कि पावर ऑफ रूल मेकिंग पावर किसके पास है, कहीं स्टेट गवर्नमेंट है, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं कुछ है। तो आप इसमें देखिए, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, कैसे रूल्स बनाने की पावर है, सेक्शन 23 में दिया गया है। द हाई कोर्ट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट make such rules as it may deem necessary for carrying out the provisions of this act related to special courts within its territory। तो स्पेशल कोर्ट्स क्या प्रोसीजर अपनाएगा, क्या वहां पर क्या रूल्स फॉलो करेगा, जो भी है, तो उसके लिए रूल कौन बनाएगा? हाई कोर्ट बनाएगा। ये आप यहाँ बिल्कुल मार्क कर लीजिए, आपको रूल मेकिंग पावर के लिए हाई कोर्ट लगाना है
ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, आगे आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ पावर है रूल मेकिंग की, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए, मैंने आपको यहाँ लिखा है सेक्शन 23, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स डैश रिलेटिंग टू स्पेशल कोर्ट विद इन इट्स टेरिटरी। तो ये जो लाइन है सिर्फ इसी से रिलेटेड रूल्स हाई कोर्ट बना सकता है। नाउ कम टू सेक्शन 24, कह रहा है कि पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, किसको पावर है डिफिकल्टी रिमूव करने की, सेंट्रल गवर्नमेंट को। डिफिकल्टीज क्या होती हैं, डिफिकल्टीज अगर लॉ बना दिया है उसके इंटरप्रिटेशन में कोई डिफिकल्टी आ रही है या लोग नहीं समझ पा रहे हैं आखिर इसका क्या अर्थ लगाया जाए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेंगे कि सर इस लॉ में जो भी दिया है हम कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ पर अधिकारी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो कौन व्यक्ति है क्या है सर हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप सरकार के पास अप्रोच करेंगे उसकी डिफिकल्टीज रिमूव करने के लिए, जो भी आपको ऐसा। पर ट्रायल के दौरान अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो वो कोर्ट के पास पावर रहता है उसका इंटरप्रिटेशन करने का। उससे पहले किसी अथॉरिटीज के अपॉइंटमेंट में, किसी प्रोसीजर में या कुछ कोई भी डिफिकल्टी आ रही है इस एक्ट के अंदर, तो उसको रिजॉल्व करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, क्योंकि लॉ भी उसी ने बनाया है। अब ये देखिए वही बात आ गई, मैं आपसे बोल रहा था कि पावर रूल मेकिंग पावर्स किसको होती है, तो इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। वहां मैं क्या बता रहा था, रूल मेकिंग पावर किसके लिए है हाई कोर्ट को, ओनली विद रिलेट टू स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट का कोई भी प्रोसीजर होगा कुछ, सिर्फ उसी से रिलेटेड रूल मेकिंग पावर हाई कोर्ट के है, अन्यथा नहीं। बाकी सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कैसे रूल्स बना सकती है, जो भी आपके सेक्शन 25 में दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, कंडीशंस क्या होंगी, कोर्ट कैसे बनेंगे, या उसमें कोई अधिकारी हो तो उनकी क्या शर्त होगी, क्या होगा, तो वो सारा कुछ चीजें, सारी कुछ बातें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में रूल बनाएगी। ये था सेक्शन 25। अब ऐसे जो रूल्स बनाए जाएंगे वो कहाँ रखे जाएंगे, किसके सामने, तो आप हर एक्ट में पढ़ते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के सामने, संसद में, ये जो भी है 30 दिन की अवधि तक रखा जाएगा। ये कुछ दिया है सेक्शन 26 में। और उसके बाद अगर आपके सामने बेयर एक्ट है तो आप शेड्यूल यहीं से स्टार्ट होता है, तो आप देख लें कि शेड्यूल का मतलब क्या है, शेड्यूल में कौन कौन से अपराध दिए गए हैं। मैं एक पढ़ के बता सकता हूं आपको। शेड्यूल में अपराध हैं जो कि इन अधिनियम के अंदर दिए गए हैं। कौन कौन से अधिनियम है, द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, यान हरण निवारण अधिनियम, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन, सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार दमन अधिनियम 1982। तो ये सारे एक्ट हैं, इनके अंदर जो भी अपराध होंगे उनका अन्वेषण, उनका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसके पॉइंट 8 में दिया है ऑफेंसेस अंडर, तो ये सारे आईपीसी के अपराध दिए गए हैं। लास्ट में एक पॉइंट है आर्म्स एक्ट का और उसके बाद है आईटी एक्ट का। इनके अंदर क्या क्या अपराध है, कौन कौन सी धारा है, ये पॉइंट 8 जरूर आप याद कर लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है आईपीसी की किस किस धारा के अंदर कोई अपराध हो रहा है तो वो शेड्यूल ऑफेंस माना जाएगा और उसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर सकती है। तो पहला ही पॉइंट है पॉइंट 8 के अंदर चैप्टर 6 ऑफ आईपीसी, जिसको हम कहते हैं ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध, मतलब भारत देश के विरुद्ध अपराध। सेक्शन 121 से 130 तक दिया गया है, या किसी राज्य के विरुद्ध, भारत देश के विरुद्ध, भारत देश की संप्रभुता अखंडता जो भी है उसके विरुद्ध कोई अपराध है। जैसा कि हमने देखा था इस अधिनियम का उद्देश्य यही है कि भारत की संप्रभुता अखंडता एकता पर अगर कोई आंच आती है, उसके विरुद्ध कोई अपराध होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और मैं बता दूं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की तरह और भी एजेंसीज हैं भारत में, जैसे कि रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग,
सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये जो कुछ राष्ट्रीय स्तर की, अंतरराष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां भारत की, तो ये भी, इनको अलग अलग पावर्स हैं। पर यहाँ जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ पर्टिकुलर एनआईए के बारे में पढ़ा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। अगर आपको धारा 1 से 26 तक कुछ समझ नहीं आया होगा वो मुझसे पूछ लें, या आप जब बेयर एक्ट पढ़ें और आपको क्वेरी आए तब आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। इस एक्ट में अभी तक आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो तो यू मे आस्क एंड यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनआईए। कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? अब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 17A, जो हमने कल पढ़ी थी। जो भी स्टूडेंट्स कल थे वो ध्यान रख, मतलब बने रह सकते हैं हमारे साथ इस क्वेरी को डिस्कस करने के लिए। मैं आपके सामने कर रहा हूं। एक्चुअल मुझे वो बेयर एक्ट यहाँ पर लाना चाहिए।